नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी आप सभी लोगों को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम भारत के राष्ट्रपतियों की एक सीरीज लेके आए हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन लोग बने और उनके सामने किन किन व्यक्तियों ने जो है चुनाव लड़ा। राष्ट्रपति तो 15 बन चुके, आपको याद भी होंगे बहुत सारे लोगों को, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा टॉपिक में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है और ये हमने कवर कर लिया है। आपने उनके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, चुनाव में तो 3-4 लोग भी लड़ जाते हैं राष्ट्रपति में, बट जो मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो सेकंड था, जो रनर अप था, वो कौन था, ये एग्जाम में प्रश्न अब आने लगे हैं, ट्रेंड हुआ। इसके अलावा हर एक राष्ट्रपति की अपनी एक कहानी है, उससे प्रश्न जरूर निकल कर आते हैं कि कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहा, गवर्नर रहा, केंद्रीय मंत्री रहा या कुछ और रहा, और क्या रहा, क्यों रहा। इससे निकल के प्रीलिम्स के विविध तथ्य आपके बनते हैं जो 2023 के आपके एग्जाम में, 24 के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या पम के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हम कर लेते हैं राष्ट्रपति की। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ हेडिंग डली हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको मालूम होगा कि इनका जो कार्यकाल है वो 26/1/1950 से 13/5/1962 तक था। मतलब आप देखेंगे तो लगभग 12 साल इनका कार्यकाल था। अब इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि ये पहले संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। जब हमारी संविधान बनी थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, अस्थायी थे, मुस्लिम लीग का विरोध हुआ। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, लागू हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट किसको बनाए, तो कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको ही जो है हम राष्ट्रपति बना देते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आपको पता है कि तभी हो सकती है जब लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए हों। तो सीधा था कि लोकसभा के चुनाव तब नहीं हुए थे, राज्यसभा में के चुनाव नहीं हुए थे नए संविधान के तहत, और विधानसभाओं के भी चुनाव नहीं हुए थे, तो राष्ट्रपति कैसे चुना जाए। तो पहले ऐसा कर दिया गया कि 1950 से लेके 1952 तक, 1950 से लेके 1952 तक ऐसा कर दिया कि इनको क्या कर दिया, नॉमिनेटेड कर दिया। 1950 मतलब वही जब लागू हुआ हमारा 1950 बोलना था मुझे, 26/1/1950 से 1952 तक जो है इनको क्या कर दिया गया, नामित प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको आप बोलते हैं नॉमिनेटेड कर दिया गया। 1952-51 में जब 51-52 में जब इलेक्शन होगा लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के, उसके बाद जब प्रतिनिधि चुन गए तो इलेक्शन हुआ। तो 1952 में ये चुने हुए राष्ट्रपति बने, जिसको आप कह सकते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। पहले निर्वाचित राष्ट्रपति और पहले ये क्या बने, नामित राष्ट्रपति बने, जिसे आप नॉमिनेटेड बोलते हैं, जिसे आप मनोनीत भी बोल सकते हैं। फिर 1952 से ये कंटिन्यूअसली आपके 10 साल तक रहे, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है 5 साल है। तो 1957 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा और दूसरी बार भी ये चुन गए। तो टोटल कार्यकाल इनका 12 साल हो गया, इसीलिए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया, तो लॉन्गेस्ट ये हो गए। अब जब इन्होंने 1952 में चुनाव लड़ा तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, इनके प्रतिद्वंदी थे केटी शाह। इनके प्रतिद्वंदी थे केटी शाह, मैं यहां लिख देता हूं। 1952 में इनके सामने थे प्रतिद्वंदी केटी शाह, चुनाव जीत गए। 1957 में जब दूसरी बार चुनाव हुआ तब इनके प्रतिद्वंदी थे एन दास। एन दास इनके जो है प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा दास आपको यहां दिख नहीं रहा है, तो मैं दास यहां लिख देता हूं। 1957 में इनके प्रतिद्वंदी थे एन दास, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको यहां बता दी, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई।
दिख नहीं रहा तो थोड़ा मैं और एडजस्ट कर देता हूं। अब दिख रहा है? चलिए ये देखिए, नामित हुए 26/1/2050 से और कब तक रहे? 1952 तक। 1950 में चुनाव लड़ा तो केटी शाह इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। उसके बाद ये 1957 तक रहे। 57 में इनके दूसरे प्रतिद्वंदी थे NN दास थे। क्लियर हो गया आपको इतना? अब हम दूसरे फैक्ट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए आप इस चीज को पॉइंट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप समझते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं हम। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन हमारे बनते हैं 1962 से 1967 तक, और इनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो चौधरी हरिराम थे। चौधरी हरिराम इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। बताएंगे इनके बारे में भी फैक्ट आगे बताएंगे कि उपराष्ट्रपति भी रहे थे। फिर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बनते हैं, जो तीसरे राष्ट्रपति हैं और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं भारत के। और इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा क्योंकि 1967 में बने और 69 में इनकी डेथ हो गई अपने पद पर रहते हुए। तो इनसे 2-3 फैक्ट बन गए। अपने पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और सबसे छोटा कार्यकाल। 3 फैक्ट ये हो गए। और चौथा फैक्ट ये है कि इनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो के सुब्बा राव थे। के सुब्बा राव जो है इनके सामने प्रतिद्वंदी थे। क्लियर हुआ? छोटा दिख रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। क्लियर हो गया? चलिए तो इनके बारे में फैक्ट होगा। मैं आगे भी सब चीजें लाऊंगा, आप सुनते चलिए। फिर आते हैं वीवी गिरी के ऊपर। वीवी गिरी एक बड़ा ही जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहा। ये वीवी गिरी जो है, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चार्ज मिल जाता है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जिसको आप बोलते हैं एक्टिंग आपके राष्ट्रपति बने। फिर इसके नीचे आप देखेंगे एम हिदायतुल्लाह लिखे हैं 69 से 24/8/69 तक, ये भी कार्यवाहक रहे, ये भी एक्टिंग रहे। आप ये सोचेंगे जब उपराष्ट्रपति थे और तो फिर दूसरा कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे? और एम हिदायतुल्लाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप सोचेंगे क्या वीवी गिरी की डेथ हो गई थी? लेकिन आप देख रहे हैं कि वीवी गिरी 69 to 74 तक प्रेसिडेंट रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि वीवी गिरी के रहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मतलब सीजीआई को जो है राष्ट्रपति पद संभालना पड़ा। इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जरा इसको अपन आपके बीच में रखता हूं, जरा इसको आप सुनिए। आपको इसमें बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर समझ में आएगी। चलिए मैं आपके बीच में रखता हूं। चलिए देखिए, हुआ ये कि जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन थे? वीवी गिरी थे। तो इनको क्या बना दिया जाना चाहिए? कार्यवाहक। जो बन गए, आपने कहा अच्छी बात है। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस अलग बना ली, जिसको बोला गया कांग्रेस आई, और एक हो गई कांग्रेस पुरानी, जिसको बोला गया कांग्रेस ओ, मतलब ओल्ड, जिसमें मोरारजी देसाई, के कामराज जैसे पुराने लीडर थे। तो इंदिरा जी बोली वीवी गिरी से के वीवी गिरी जी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चूंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे इसीलिए ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। तो अब वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसके नाम देता है? राष्ट्रपति के नाम देता है।
और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसके नाम देता है? उपराष्ट्रपति के नाम देता है। तो वीवी गिरी ने पहले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति को, और कार्यवाहक राष्ट्रपति ने इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो प्रश्न ये आ गया कि अब राष्ट्रपति कौन बनेगा? जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे तो राष्ट्रपति कौन रहेगा? तो ये संविधान में प्रावधान नहीं था। तब 1969 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कि यदि राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे एम हिदायतुल्ला। तो मध्य प्रदेश पीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एम हिदायतुल्ला साहब। 1956 में तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ क्या रहे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के रहे। तो संविधान संशोधन हुआ और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगा। तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए चुनाव वो लड़ सकते थे, तो उन्होंने ये पद छोड़ा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते तो फिर यही तो टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि उपराष्ट्रपति रह सकता कार्यवाहक, तो उपराष्ट्रपति ने छोड़ा पद। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए फिर? तुरंत बाद जो मैंने आपको टेबल दिखाई, आप देखिए टेबल पर, तुरंत आप देखिए ये 3/5/1969 को बने और 20/7/1969 तक रहे और छोड़ दिया। फिर 20/7/1969 से 24/8/1969 तक रहे, जब तक कि राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो गया। क्लियर? तो अब आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए? जरा इसको मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो अब मैं आपको स्थिति समझा देता हूं कि उस समय की स्थिति 1969 में क्या बनी। स्थिति ये बनी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जो क्या थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उपराष्ट्रपति रहते हुए जो है इन्होंने चुनाव लड़ा वीवी गिरी जी ने। अभी भी इंटरेस्टिंग खत्म नहीं हुआ। वीवी गिरी के सामने चुनाव लड़ रहे थे एन संजीव रेड्डी, इसको बोलते हैं अब नीलम संजीव रेड्डी। इनको ओल्ड कांग्रेस के समर्थन से खड़ा किया गया था और वीवी गिरी को जो नेशनल इंडियन कांग्रेस बनी थी, आई मतलब इंदिरा गांधी, इनने खड़ा किया था। वोट ज्यादा ओल्ड कांग्रेस के पास थे, तो वीवी गिरी की हार था लगभग तय थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट करिए, और उसमें यह हुआ कि वीवी गिरी के पक्ष में जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वोटिंग होती है राष्ट्रपति चुनाव की, उसमें सेकंड पोजीशन में वीवी गिरी को वोट ज्यादा पड़ गए। और जो पहले नंबर की काउंटिंग हुई उसमें वीवी गिरी और संजीव रेड्डी टाई हो गया मैच, दोनों को वोट बराबर मिली। और जब पहली गिनती में वोट बराबर मिले तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में दूसरे नंबर की जब काउंटिंग की गई तो उसमें वीवी गिरी साहब जीत गए। तो इनके में एक और इंटरेस्टिंग चेंज हुआ कि ये द्वितीय गणना किससे चुन के राष्ट्रपति आपके जो है बनते हैं। अब प्रश्न आ जाता है कि सर ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या है? इसके लिए जब मैं राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए दो कैंडिडेट खड़े हैं ए और बी, ठीक है, और इसमें एक्स और वाई व्यक्ति को वोट देना है अपना, ठीक है। तो वोट कैसे डलता है? आप वोट कैसे डालते हो? किसी भी पार्टी की चुनाव चिन्ह के सामने आप वोट दबाते तो उसको चला जाता, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से नहीं होता। उसमें यह होता कि वो ये कहेगा एक्स व्यक्ति के हमारा पहला वोट
ए को जाता है, दूसरा वोट हमारा बी को जाता है। वाई कहेगा पहला वोट हमारा बी को जाता है, दूसरा वोट हमारा ए को जाता है। तो जब पहले नंबर की गणना हुई उस वोटिंग में नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी को क्या हुए, 50-50 वोट मिले। और जब दूसरे नंबर की काउंटिंग हुई तो उसमें वीवी गिरी के पास वोट ज्यादा थे और वीवी गिरी आपके क्या हो गए, चुनाव जीत गए। तो द्वितीय मतगणना में वीवी गिरी जीते थे। तो जरा इंटरेस्टिंग चीज हो गई, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए क्योंकि उपराष्ट्रपति थे। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, चुनाव लड़ने में टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, संवैधानिक व्यवधान आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उपराष्ट्रपति पद छोड़ा उन्होंने। जब उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे रहोगे आप। तो फिर संविधान संशोधन हुआ और अहमद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फिर उन्हें चुनाव लड़ा और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। अब जरा लिस्ट पे हम ध्यान देते हैं। तो एक्टिंग जो आपके बने तत्कालीन, तो आप ये देखिए 1969 में 2 एक्टिंग बन गए आपके, और फिर ये बन गए आपके अहमद हिदायतुल्ला और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो 1969 से 1974 तक रहे और इनके सामने कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। आपको हम विस्तार से बता ही चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हो गया। पांचवें जो राष्ट्रपति बने वो बने फखरुद्दीन अल अहमद। ये 74 से 77 तक बने और इनकी भी अपने पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1975 को 25 जून को इमरजेंसी पर साइन किए थे। और फखरुद्दीन अल अहमद के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो त्रिदिव चौधरी लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे, त्रिदिव चौधरी उनके सामने जो है वर्सेस में चुनाव लड़ रहे थे। कहो तो मैं यहां नीलम संजीव रेड्डी को मैं रफ कर देता हूं तो थोड़ा आपको क्लियर दिख जाएगा, तो आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत। त्रिदेव चौधरी, ठीक है, त्रिदेव चौधरी। तो सबके वर्सेस हमने बता दिए, कुछ कुछ इनके बारे में फैक्ट बता दिए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। 5 राष्ट्रपति हो गए, इमरजेंसी पे भी साइन इन्होंने किए थे। फखरुद्दीन अल अहमद अपने पद पर रहते हुए मृत्यु भी इनकी हुई थी। अगले राष्ट्रपति की ओर हम बढ़ते हैं। अगले राष्ट्रपति हमारे हैं, छठे नंबर पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं बीडी जत्ती साहब। ये एक्टिंग बने थे क्योंकि फखरुद्दीन अल अहमद हमने क्या बोला, अपने पद पर रहते हुए मर गए 1977 से 25/7/1977 तक ये एक्टिंग आपके रहे, तो इनके वर्सेस तो कोई होगा नहीं। फिर नीलम संजीव रेड्डी साहब चुनाव लड़े। ये वही व्यक्ति हैं जो वीवी गिरी के सामने हार गए थे और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनके बारे में फैक्ट यही है कि ये यंगेस्ट है और वर्सेस में आप कहेंगे सर इनके कौन था, तो यही इंटरेस्टिंग चीज है। ये निर्विरोध बने थे, ये निर्विरोध बने थे, इनके सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं था। आप देख रहे हैं व्यक्ति की यही होता है कि समय उसका कब साथ दे दे। एक टाइम था कि बेचारे चुनाव लड़े और एक बहुत बड़ी पार्टी का समर्थन से लड़े, उसके बाद भी ये क्या हो गए, चुनाव हार गए। उसके बाद भी ये क्या है, चुनाव हार गए। और बाद में एक ऐसा टाइम आया कि निर्विरोध बन गए। क्या वो टाइम आया, देखिए ये 1977 में बनते हैं। 1977 में सत्ता परिवर्तन हो गया था और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको पता है कि पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी भाई देसाई इनका नाम था और ये वही ओल्ड कांग्रेस के ग्रुप के लीडर हुआ करते थे, के कामराज और मोरारजी देसाई।
तो नीलम संजीव रेड्डी को इन्हीं लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पुश किया था। तो फिर से जनता पार्टी जब सत्ता आई तो नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव लड़ाया गया और इंदिरा गांधी ने भी ये कहते हुए विरोध नहीं किया कि ये पुराना कांग्रेसी ही है, इसको समर्थन कर दो, और विरोध करने से भी कुछ नहीं निकलना था क्योंकि बहुमत जनता पार्टी के पक्ष में ही था, तो बनना इनको था ही। तो इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा वेटेज ले लिया और इनका विरोध नहीं किया, तो ये निर्विरोध क्या है, प्रेसिडेंट बन गए। और एक दूसरा फैक्ट भी इनके साथ जुड़ा है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बन गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले बने ज्ञानी जेल सिंह, 82 से 87 तक रहे। इनके कार्यकाल में एक ये महत्वपूर्ण चीज रही कि इंदिरा गांधी की 1984 में जो है हत्या हो गई, ठीक है। और उस हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के और उस दंगे भड़कने से जो है सिखों की बहुत निरसन हत्या हुई। इन्हीं के टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जिसमें स्वर्ण मंदिर में गोलियां चली। भिंडरवाला एक अलग खालिस्तान का मुद्दा लेके पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो अमृतसर की गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला जिसमें आर्मी ने मंदिर में गोली चलाई और भिंडरवाला को जो है मारा गया, भिंडरवाला। और क्या, तो इंदिरा गांधी की फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। सिक्योरिटी गार्ड एक सिख ही था, उसने मार दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए सिख विरोधी और इसमें सिखों की बहुत सारी हत्या हुई। ज्ञानी जेल सिंह दुखी हुए क्योंकि तो गोल्डन टेम्पल में गोलियां चली, फिर सिखों की भी हत्या हुई, दंगा भड़क गया। 1984 के दंगे आपने खूब सुने होंगे। तो ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच में अनबन हो गई कि आप दंगे रोक नहीं पाए। और इसके बाद एक ज्ञानी जेल सिंह ने जो है एक राष्ट्रपति को एक पावर होता है पॉकेट वीटो का, तो एक डाक अधिनियम पारित किया था राजीव गांधी ने, उस पर ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया, उस पर साइन ही नहीं किए। तो थोड़ी सी और राजीव गांधी ज्ञानी जेल सिंह की अनबन पब्लिक जो है डोमेन में आ गई। अगले राष्ट्रपति बने थे आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक। ज्ञानी जेल सिंह के सामने आप कहेंगे सर आपने वर्सेस नहीं बताया, तो ज्ञानी जेल सिंह के सामने वर्सेस थे HR खन्ना। आर वेंकट रमन के सामने जो वर्सेस थे वो थे वी कृष्णा अय्यर। वी कृष्णा अय्यर थे। 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 92 से 97 तक रहे, और ये मध्य प्रदेश के थे, इसलिए मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने और भोपाल के ये पहले मुख्यमंत्री भी बने। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था गीतांजलि, जिनके नाम पर भोपाल में गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज है, PG गवर्नमेंट ऑटोनॉमस। इनकी बेटी की हत्या कर दी गई और हत्यारों को फांसी की सजा हुई। और जब फांसी की सजा माफी के लिए गई तो कैबिनेट ही फाइल भेजता है। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही थे और इनके बेटे के हत्यारों की मौत की सजा का फरमान आया तो इन्होंने जो है उसको उम्र कैद में जो है बदल दिया और माफी दे दी। तो ये शंकर दयाल शर्मा थे जिनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य था। इसके बाद 10वें नंबर के राष्ट्रपति बने KR नारायण 1997 से 2002 तक, और ये सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कहेंगे, जिसको आप ओल्डेस्ट कहेंगे, ये इनके बारे में फैक्ट था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़े वो थे जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल। जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल और KR नारायण के सामने चुनाव लड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, TN सेशन साहब। आप कहेंगे सर TN सेशन में सर क्या इंपॉर्टेंट है, बताते हैं। TN सेशन जो है आपके 90 के दशक में 1992 के आसपास
ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। क्या थे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। और ये इतने स्ट्रांग मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे केंद्र में कि इन्होंने चुनाव को फेयर कराया। वोटर आईडी कार्ड इन्होंने कहा कि उसमें फोटो लगाई जाए, ये सब किया जाए, और जो भी बंदा चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी लड़ रहा है, वो अपनी आय, अपनी पत्नी का आय, ये डिटेल दे और प्रॉपर दे। तो टीएन सेशन एक बहुत ही स्ट्रांग निर्वाचन अधिकारी थे और कई बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। क्या जो वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं या पुराने रहे, तो वो एक कहते हैं कि आप टीएन सेशन से प्रेरणा लेके जो है प्रत्याशियों को टाइट कीजिए, लिबर्टी मत दीजिए, सत्ता से डरिए मत, ऐसा करिए। तो सत्ता से बिना डरे टीएन सेशन साहब चुनाव करवाते थे, इसलिए बोल्ड पर्सनालिटी थे। हाल में ही इनकी जो है डेथ हो गई है इनकी। तो ये भी के.आर. नारायण के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, टीएन सेशन ने राष्ट्रपति का चुनाव कब लड़ा था और किसके सामने लड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगले तथ्य में जो हमारे राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में क्या ही कहें, इनके वर्सेस में थी उस समय लक्ष्मी सहगल थी, बट एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए के समर्थन प्राप्त था, तो ये चुनाव जीते। फिर पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2007 से 2012 तक हुआ, फर्स्ट वीमन थी। इनके सामने चुनाव लड़े थे बीएस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, जो बीजेपी पार्टी से नेता रहे और काफी बड़े नेता रहे, राजस्थान के थे। भैरव सिंह शेखावत, बीएस शेखावत। अगले राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। इनके सामने चुनाव लड़े थे पीएस संगमा, जो मेघालय से ताल्लुक रखते थे, लोकसभा स्पीकर भी रहे। इनके लड़के कॉर्नॉट संगमा अभी भी मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। फिर रामनाथ कोविंद बने, इनके सामने चुनाव लड़ी थी मीरा कुमारी, ये भी लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं और ये देश के पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। सासाराम से लोकसभा चुनाव लड़ती रही और पिछले साल चुनाव ये हारी भी हैं और 10 साल ये लोकसभा स्पीकर भी रही, काफी प्रोमिनेंट लीडर है। फिर वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हमारी बनी है, इनके सामने लड़े थे यशवंत सिन्हा। ये यशवंत सिन्हा वही हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो ये 15 राष्ट्रपति और उनके सामने के वर्सेस हमने बता दिए। अब हम देखते हैं कुछ इनसे जुड़े हुए फैक्ट। पहला तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं और वो है कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। तो ऐसे 8 लोग जो है रहे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, जिसमें पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी की तो पूरी कहानी बताई है, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला। आप कहेंगे सर ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जी हाँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति इनको बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो एम हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति भी जो हैं आपके बने हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आर वेंकट रमन को। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे और के.आर. नारायण भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो एक बार और लिस्ट आप देख लीजिए। देखिए, राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन उनके बाद राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी उनके बाद राष्ट्रपति बने। बीडी जत्ती ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति तो बने, लेकिन ये कैसे बने? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनको फुल टाइम कभी टर्म नहीं मिला। वीवी गिरी कार्यवाहक भी रहे और इनके बाद इसको क्या मिला? इनको फुल टाइम टर्म रहला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है कार्यवाहक भी रहे। ठीक है, ये तीनों लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे आपके। हालांकि वीवी गिरी तो फुल टर्म भी राष्ट्रपति रह चुके थे,
लेकिन बीडी जत्ती और अहमद हिदायतुल्लाह देखो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, इनको फुल टर्म राष्ट्रपति बनने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। तो ये टेक्निकली आप देखेंगे तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको पूरा पूरा कार्यकाल मिला, लेकिन बीडी जत्ती और अहमद हिदायतुल्लाह साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और वीवी गिरी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का। अगले तथ्य पर जब हम आते हैं तो आर वेंकट रमन जो है उनको जो है उपराष्ट्रपति के बाद फुल टर्म राष्ट्रपति बने, शंकर दयाल शर्मा भी फुल टाइम बने और के आर नारायण भी क्या है फुल टाइम राष्ट्रपति बने। तो वैसे आप देखेंगे तो ये ऊपर के 3 और नीचे के 3 ये 6 हो गए, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति जब हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। इन तथ्यों को समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास आगे तथ्य आया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ स्टेट, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो किसी भी राज्य में गवर्नर का पद रहा? तो ऐसे 7 लोग हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर रहे बिहार के, वीवी गिरी जो है गवर्नर रहे केरला के, उस समय मैसूर राज था तो मैसूर के, और यूपी के। ये 3 जगह के गवर्नर रहे वीवी गिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी। बीडी जत्ती साहब उड़ीसा के और पुदुचेरी के जो है गवर्नर रहे। शंकर दयाल शर्मा महाराष्ट्र के, पंजाब के और चंडीगढ़ के गवर्नर रहे। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की रही, रामनाथ कोविंद बिहार के रहे और द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की रही। आखिरी के 3 जरूर याद रखेगा और वीवी गिरी को भी जरूर याद रखेगा। ये सब के सब क्या थे? आपके गवर्नर ऑफ रहे। तो आप जाकिर हुसैन से स्टार्ट कर लो, तीसरे नंबर के थे। जाकिर हुसैन बिहार के रहे, बिहार के ही देख लीजिए रामनाथ कोविंद रहे, तो 2 बिहार से हो गए। फिर उसके बाद वीवी गिरी जो है दक्षिण से देखिए आए हैं, केरला, मैसूर और यूपी में आए। 3 जगह गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीडी जत्ती साहब उड़ीसा और पुदुचेरी के रहे। शंकर दयाल शर्मा महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ के रहे। प्रतिभा देवी पाटिल जो है राजस्थान की रही, रामनाथ कोविंद जो है बिहार के रहे और द्रौपदी मुर्मू कहां की रही? झारखंड की रही। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट हु गॉट भारत रत्न, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो ऐसे हमारे पास 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 63 में, वीवी गिरी को 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में। ठीक है, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, देखिए राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे, लेकिन मिला कब उनको? बाद में मिला, क्योंकि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति खुद को भारत रत्न कैसे दे सकता है? तो मिला सबसे पहले किसको? राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन साहब जो है वो राजदूत रहे रशिया में हमारे, है ना, आप कह सकते हो जो राजदूत होते हैं, तो ये रहे। फिर राजेंद्र प्रसाद को दिए जो है राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन को दिया गया, वीवी गिरी को दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर के पद पर रहा, उसके बाद राष्ट्रपति बना, वो नीलम संजीव रेड्डी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की जो है डेप्यूटी चेयरमैन रही है प्रतिभा पाटिल, और बाद में ये राष्ट्रपति बनने का इनको जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने पीएस संगमा और मीरा कुमारी का नाम लिया। जी हाँ, पीएस संगमा और मीरा कुमारी भी लोकसभा की स्पीकर रही, बट वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई। याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे 2 लोग रहे। आर वेंकट रमन, इंदिरा गांधी सरकार में ये गृह मंत्री रहे, और ज्ञानी जेल सिंह जो है वो राजीव गांधी सरकार में जो है क्या रहे? आपके वो रहे गृह मंत्री रहे। अब जरा इनका कार्यकाल देख लेते हैं तो थोड़ा आपको अंदाजा लगता है। ज्ञानी जो है जेल सिंह का कार्यकाल देखेंगे तो 1982 टू 1987 है। इंदिरा गांधी की सरकार आती है 80 में, और 84 में जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। तो 87 में जब रिटायर होते हैं, इसके बाद जो है फिर राजीव गांधी जो है इनको गृह मंत्री अपने कार्यकाल में बनाते हैं, क्योंकि 84
से आप देखेंगे तो 85, 86, 87, 88, 89 तक सरकार रहनी थी। तो ये भी एक तथ्य आपके सामने यहाँ पर मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, तो जरा इस तथ्य से आप लोग जो है जुड़िए, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये तथ्य हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकटरमन जो है गृह मंत्री देश के रह चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे जो मुख्यमंत्री रहे, जैसे बीडी जत्तू मैसूर के राष्ट्रपति रहे, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जेल सिंह जो है पंजाब के जो है मुख्यमंत्री रहे, सॉरी मैं राष्ट्रपति बोल रहा था, बीडी जत्ती मैसूर के मुख्यमंत्री रहे, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ज्ञानी जेल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और शंकर दयाल शर्मा हमने आपको बता ही चुके भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। जब भोपाल एक अलग डिवीजन हुआ करता था, जब आपका विंध्य प्रदेश अलग था, आपका सेंट्रल और बरार प्रोविजन अलग था, तब अलग अलग ऐसे हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के गठन में डिटेल में आपको समझ में आए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो द एम्बेसडर, राजदूत रहे तो हम आपको पहले बता चुके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सोवियत यूनियन के रहे, और के आर नारायण यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के जो है आपके एम्बेसडर रहे। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े हमने आपको तथ्य बताए हैं। अगला वीडियो अगले किसी टॉपिक के साथ आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, तो जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्री मेंस के एग्जाम में आपके काम आए। धन्यवाद।